हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है, इस कार्यक्रम में हम देश की बड़ी ख़बरों के पीछे की ख़बर क्या है और बड़े लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये बताने की हम कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ बहुत ही अहम शख्सियत जो वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करते रहे हैं, स्वामी अग्निवेश जी, वो है मेरे साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे लिए वक्त दे देते हैं, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। समझना ये चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो अयोध्या का फ़ैसला आया है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और मैं फिर आपको इसके बाद ये जानना चाहूँगा कि आगे देश कैसे चले, कैसे चलेगा, कैसे चलना चाहिए। इस अयोध्या वाले जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताइए, उसके बाद आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा काज़मी साहब, आपके दोनों सवाल बहुत माकूल हैं। अयोध्या का फैसला मुझे मंजूर नहीं है जी। इसलिए मंजूर नहीं है कि इसमें जो संविधान को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सामने रख के फैक्ट के ऊपर होना चाहिए था, ना कि फेथ के ऊपर। वो नहीं हुआ। जो गलत काम करने वाले थे, जिसको खुद वो कह रहे हैं कि 49 में मूर्तियां अंदर खिसकाना गैर कानूनी था, जुल्म था जी। मंदिर के नीचे और मस्जिद के नीचे जो खुदाई हुई उसमें कोई मंदिर का नहीं मिला जी, ASI का। फिर 1992 में जो तोड़ा गया वो गैर कानूनी था जी। तो आपने किस मुंह से फिर गैर कानूनी काम करने वालों को सजा देने के बदले इनाम दे दिया? जी जी जी, सीधा सा सवाल मेरा। जी जी। आपका फैसला तो खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। जी। आप कोई आपस की लेन देन में लगे थे कि भाई इनको ये दे दो और उनको 5 एकड़ ज़मीन दे दो और ये दोनों अपना गुजारा कर लें। जी जी। ये कोई तरीका नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। जी। तो जो फैसला आया है, हाँ। और उसके बाद जो मुसलसल और भी कुछ फैसले आए इन दिनों में, जी। इससे साफ ये नज़र आता है हाँ, कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया जाए। चूँकि मैं आपको याद दिलाऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, कानून जो देश का है वो ये कहता है कि अगर किसी वजह से देश में इमरजेंसी की हालत हो, इवन प्रेसिडेंट अगर किसी वजह से नहीं है तो चीफ जस्टिस को पूरे मुल्क को की सरबराही करना होता है। वो एक बहुत बड़ी बात है। संविधान की रक्षा करने की आखिरी से आखिरी जो हमारे पास मुकाम है वो सुप्रीम कोर्ट। जी जी, उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। और इसमें एक दो पहलू हैं, माफ़ कीजिएगा, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करना, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात में होता है, और वो भी प्रॉपर्टी के टाइटल केस को तय करने में। और जजमेंट 5 जज, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कॉमा और फुल स्टॉप समेत एक ही तरह से सोच रहे हों। अब से पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जो तरीका रहा है, मसलन 5 जज हैं, 3 ने एक तरफ का फैसला दिया, 2 ने एक तरफ का दिया, तो एक 3 वाले की बात मान ली जाएगी। ऐसा इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी ऐसा लगता है कि शायद सभी जजों ने अलग अलग, जैसे माइंड अप्लाई करना था, शायद उस तरह से नहीं हुआ जो डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। मैं उसमें कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है जुडिशरी पर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट बता रहा है वो इस तरह से बता रहा है। आप इसके बारे में, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं कि जो आप कह रहे हैं मैनेज करने वाली बात, वो इससे ऐसा लगता है कि साबित होती है। देखिए, जब हमारी उस बहन के मुद्दे को दरकिनार किया गया, दबाया गया, जिसने आरोप लगाया था CGI के ऊपर, जी जी जी, बलात्कार तक के आरोप लगाए थे, उसको कैसे तरीके से सरकार की मदद से, हाँ, और उसको दबा दिया गया। जी जी। तो एक तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर एक तलवार लटकाई गई। जी जी जी, कि देखो ये आरोप लग गया है तुम्हारे ऊपर, ब्लैकमेल कर दिया उसको। जी जी। और फिर कहा अब ये सारे फैसले एक के बाद एक दो। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। जी जी जी, मेरे मन में ये शक है। हाँ, हाँ। और ये सिद्ध होगा। जी जी, क्योंकि राफेल का मामला उनके पास पड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने क्लीन चिट गवर्नमेंट को दे दिया। जो कुछ सरकार चाहती है वैसा ही सब कुछ हो। सबरीमला के ऊपर अपने फैसले को उलट करके कर हम 7 जज बेंच करेगी। क्यों करेगी भाई? आप 5 जज बेंच बहुत बड़ी थी। जी जी, आपको तो कंटेंट में खींचना चाहिए था मोदी और अमित शाह को। जी जी जी, कि तुम हमारे फैसले को क्यों नहीं लागू होने दे रहे। जी जी जी, परंपरा के नाम पर हमने तो साफ दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वक़ार था, वजूद था, उसको हल्का कर लिया। और ये जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। जी, यही रंजन गोगोई थे जो 4 जजेस के साथ बाहर उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में एक, जी, इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ इन डेंजर। जी 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 जी। आज आपने अपने काम से ये सिद्ध कर दिया कि सचमुच में आप खुद भी डेंजर हैं। आप उस डेंजर के साथ में हैं, आप उसी के साथ खड़े हैं। उसी के साथ खड़े हैं। तो ये है खतरा कि इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, जी, आरबीआई, सीबीआई, जी, और जिसका नाम लीजिए सबको मैनेज करते चले गए, मीडिया को मैनेज, यानी डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं, हाँ, वो जो है वो एक तरह से मैनेज की जा रही जो हैं। तथाकथित मीडिया, जो नेशनल मीडिया कहलाते, उस सबको इन्होंने मैनेज कर लिया। तो जो स्तंभ होते हैं बड़े, हाँ, और तो वो सब के सब एक तरह से मैनेज होते होते आज ये मुल्क की हालत है जी, कि इस समय बस जो मोदी चाह रहे हैं, अमित शाह चाह रहे हैं, वो हो रहा है। और ये सचमुच में सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। ये बीजेपी के नेताओं को, आरएसएस के सब लोगों को चिंता करनी चाहिए कि किधर जा रहा है मुल्क। जी जी जी, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब जो एक आम तौर पर ये समझा जाता था कि शायद मुसलमानों की तरफ से रिएक्शन होगा, वो बहुत ही पेशेंस के साथ देख रहे हैं चीज़ों को। लेकिन मैं जो और इससे आगे की बात जो कुछ लोग चिंता में हैं, जो फिक्र कर रहे हैं, वो ये है कि अगर इस फैसले को नज़ीर समझ लिया जाए और फिर दूसरी जगहों के लिए इसी तरह के मूवमेंट हों या इसी तरह से वैंडलिज्म, खुद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कहीं भी कुछ इमारत गिरा दी जाए, मजहबी इमारत, और उसके बाद फिर इस किस्म का फैसला मिल जाए, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या उस तरफ तेज़ी से ले जाने का एक ये रास्ता खुला है क्या? देखिए, रास्ता तो इन्होंने खोला है, हाँ, लेकिन मैं सचमुच में दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि 9 तारीख को फैसला आया जी, और 10 को मिलादुल नबी थी। जी जी जी। और मैं उस दिन बॉम्बे में था जब खिलाफत आंदोलन और इसका मिलादुल नबी का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1919 में किया था। 100 सालाना मौके पर मुझे उन्होंने इज्जत बख्शी और मुझे कहा आप लीड कीजिए। जी जी। और लाखों लाखों मुस्लिम आए, जी जी, है ना, जी जी जी, इस्तकबाल के लिए। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ, और जरा भी एक दिन का भी किसी ने कोई उल्टी बात नहीं की, ना कहा। जी जी। तो इस देश का मुस्लिम समाज बड़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया उसने। जी जी, मैं उनके लिए उनको बधाई दूंगा। जी जी। मैं पहले भी दे चुका हूँ कि ISIS की भर्ती में सबसे कम यदि कुछ रहे तो हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवान गए। जी जी। फ्रांस, इटली और जर्मनी से ज़्यादा गए। जी जी जी। तो ये हमारे लिए बड़ा सुकून का मामला है। जी जी। अब इनको आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेते रहेंगे, जी जी, नेशनल सिटीजन रजिस्टर के हवा दिखाएंगे, जी जी, तो आप अपने देश को कमज़ोर करेंगे, नंबर 1। जी। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ मुस्लिम भाइयों से, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, बिल्कुल, और हिंदू भाइयों से भी कहूँगा, और सिख से और ईसाई से और सब से कहूँगा कि बहुत हो गया। 70 साल हमने जाया किए ये धार्मिक मसलों के ऊपर, जी जी, है ना, मजहबी मुद्दों के ऊपर बहुत, और सियासी लोगों ने हम लोगों का इस्तेमाल किया। जी जी। पहले कांग्रेस भी करती थी, अभी बीजेपी कर रही है, और लोग करते रहेंगे। इससे ऊपर उठो भाई। अब आवाम को एक इकट्ठा होना, सिविल सोसाइटी की ताकत खड़ी होनी चाहिए। जी जी। यूथ को लीड करना चाहिए। आप इस सिलसिले में कुछ खास कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमने वो वसुधैव कुटुंबकम करके एक मंच, जी, कि पूरी दुनिया, जिसको हदीस में और कुरान में आया है, जी, अल खल्को अयालुल्लाह, जी जी जी, है ना, एक खुदा का कुनबा है ये सारा। जी, बेशक, ठीक है ना, बेशक। तो ये जो मखलूक है, इसको हम कैसे इकट्ठा करें? जी जी। और इसके द्वारा हम जो दीवारें हैं, दरारें हैं, दूरियां हैं, इनको पाटें, इनको एक करें। जो हमें लड़ाया गया, ये देश के बीच की जो लाइनें, इसको हम बॉर्डर कहते हैं, ये हमारी क्रिएट की हुई है। बेशक बेशक, है ना, बेशक। अल्लाह नहीं बना रहा है, परमात्मा नहीं बना रहा है। हिंदुस्तान इधर और पाकिस्तान उधर, हम दोनों एक दूसरे के मारने के लिए। जी, मैं तो अक्सर अपने दर्शकों को ये बताता हूँ कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों कॉमन दुश्मन की तलाश करें तो एक ही मिलेगा।
तो ये तो हम आपस में खेलते रहे, लेकिन वो जो शैतान है जो बीच में बंदर बैठा है वो अपने काम कर रहा है, और हमें समझने की जरूरत है। पूरे खित्ते की तरक्की की जरूरत है, पूरे दुनिया के लोगों को कहूँगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं, सारे दुनिया में जी वो शैतान अपना हथियार बेच करके मुनाफा कमाता है, और हम उसके हाथों की शतरंज के मोहरे बने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें अब बंद होनी चाहिए, सारी दुनिया एक इकट्ठे आए और एक वर्ल्ड मैं उसी पे आपसे मालूम करना चाहता। अब आने वाले वक्त में जिम्मेदार भारत के शहरियों को, नागरिकों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए ताकि नफ़रत ना रहे, मुल्क की तरक्की हो, और एक बड़ी तादाद को अगर तरक्की से पीछे हटा के रखा जाएगा, तालीम से पीछे हटा के रखा जाएगा, तो वो पूरे मुल्क की जो तरक्की में हिस्सेदार बन सकते थे वो नहीं बन पाएंगे, यानी तरक्की मुल्क की ही तो रुकेगी। उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या हो? देखिए कि जिनको हम कहते हैं, चाहे वो दलित हों या मुस्लिम हों, या उनको पीछे रखा जाएगा कहते हैं ना। जी। तो जैसे कोई और तय कर रहा है और वो पीछे रखे जा रहे हैं। जी। लेकिन उन तबकों के जो खुद लीडरान हैं जी, वो खुद क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी इन्हीं मजहबी मुद्दों में सब कुछ अपना वो मान रहे हैं। जी। वो तो एक तादाद है जो उसी में उलझाए रखना चाहती है, और शायद उसी में अपनी रोटी देखती है, रोजी देखती है। जी हाँ जी। और वो मस्जिद के साथ जोड़ दिया इस्लाम खतरे में। जी। अरे भैया, ईंट चूने पत्थर की एक इमारत है, बिल्कुल जो तुमने बनाई है। जी। और ये जो शरीर है, जिंदगी है, जान है, ये अल्लाह की देन है। बेशक। इससे ज्यादा पवित्र कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, कोई चर्च नहीं हो सकता। ये इस्लामी तालीमात में भी है। इस्लाम बिल्कुल है। बहुत अच्छी वो तो इंसान को ये कहा गया है कि काबे से भी अहमियत इंसान की है। ये सबसे मुकद्दस जो काबा है, जी, उससे ज्यादा कीमत इंसान की, बेशक, एक इंसान की। बेशक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बातें हैं हमें उसके ऊपर अमल करने के लिए ज़रूरत है। और आज दुनिया में, अब हमारे हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, भूख से मरने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे दुनिया के हिंदुस्तान। जी। यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी, नेपाल से और बांग्लादेश से भी ज़्यादा भूख हमारे देश में पाई जा रही है। ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई में हम सबसे दुनिया के पिछड़े हैं, गरीबी में हम सबसे पिछड़े हैं। ये सब कुछ हालात देखते हुए हम हिंदुस्तान वालों को, भारत वालों को तो बिल्कुल नकार के एकदम कहना चाहिए, हमारा इन मंदिर मस्जिद के झगड़ों से कोई लेना देना नहीं। जिसको लेना हो जाओ, कुछ करो। हम नौजवान जो हैं, हमें एक मुस्तकबिल चाहिए, मजबूत मुल्क चाहिए, मजबूत अपना फ्यूचर चाहिए, और हम उसके लिए काम करेंगे। हमें समान शिक्षा चाहिए, समान चिकित्सा की सुविधा चाहिए, और एक बराबर नागरिक का अधिकार चाहिए, सिटीजनशिप राइट। कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करें हम, जो हमें इक्वालिटी देता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल देता है। तो उन चीज़ों को लेकर के यदि हम लोग एक तैयार करें, और वो हम आज कर रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे बिल्कुल मुख्तसर आप जवाब दें कि ऐसी सिचुएशन में जनता क्या करे और सरकार को क्या करना चाहिए, आपका मशवरा क्या है? किस तरह से देश, चूँकि सरकार और पब्लिक मिल करके ही मुल्क को आगे बढ़ा सकती है, क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए, सरकार का तो अपना एजेंडा है, ये पार्टी हो, वो पार्टी हो, वो हमें बांट के राज करते ही करते हैं। जी। मैंने कहा सिविल सोसाइटी, और सिविल सोसाइटी में भी यूथ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के नौजवान लड़के और लड़कियों के सामने आज मैं एक तरह से भीख की झोली लेके जाता हूँ। और कहना चाहता हूँ, नौजवानों आओ, अपने हाथ में लीडरशिप लो, और ये कह दो इन तमाम लोगों को, मजहबी और सियासी लोगों को भी, कि बहुत बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अब हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। हम तो समतामूलक समाज चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, हर इंसान की, बेटा बेटी की भी, काले गोरे की भी, अमीर गरीब की भी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध भाई सब की बराबरी हम चाहते हैं। हमें ऐसा मुल्क जो हमको प्रॉमिस किया हमारे देश के संविधान ने, आइन ने, उसको लागू करने के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। और यहाँ से एक शुरुआत हो, वसुधैव कुटुंबकम, अल खल्को अयालुल्लाह। बिल्कुल। और इसको लेकर के हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम बहुत तेज़ी से उन नौजवानों की तलाश कर रहे हैं जो अपनी ज़िंदगी को उन शहीदों की परंपरा में, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद, उस तरीके से, या गांधी जी जैसे हुए, सुभाष हुए, इस तरीके से अपनी ज़िंदगी लगाएं और कहें कि हम एक नया समाज बनाना चाहते हैं। जब हम लोग खड़े हो जाएंगे, सारे देश की आवाम खड़ी होगी, तो सियासतदानों को भी और मजहबी जो
इस तरह के लीडरान उनको संभलना पड़ेगा, रास्ता छोड़ना पड़ेगा। इसकी तैयारी हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हुई है जी कि मिलादुल नबी के मौके पर जो वहाँ अगले दिन 11 को हमने मीटिंग की बाकायदे बॉम्बे में, जी जी, और 40 लोग आए, बड़े अच्छे अच्छे दानिश्वर और सोशल एक्टिविस्ट, उन सब ने इंडोर्स किया कि हमें बिरादराने वतन का मुद्दा लेके चलना है, बिल्कुल बिल्कुल, न कि मजहबी मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। स्वामी अग्निवेश जी ने जिस तरह से रोशनी एक तरह से दी मुल्क को आगे बढ़ाने की, ये बहुत ही अहम है। और आपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सरकार ने कैसे मैनेज किया और कैसे ब्लैकमेल किया, ये भी बताया, ये बहुत बड़ी बात है। अब तक पूरा मुल्क इस मुद्दे पर खामोश है, लेकिन स्वामी जी ने उन चीज़ों की तरफ भी इशारा किया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मुल्क की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो डेमोक्रेसी की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कमज़ोर ना हो, वो सोशल एक्टिविस्ट्स को, जो सिविल सोसाइटी है, उसको भरपूर कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और सभी मज़हब के लोगों को एक साथ मिलकर के, सभी को एक साथ मिलकर के मुल्क को आगे बढ़ाना चाहिए। आपने ये बताया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी ज़रूर दबाएं, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।